जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में छोटे और स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नई चुनौतियां मिली थी। इस एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए भारतीय सेना अब अपने उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर नई पीढ़ी के रडार सिस्टम की तैनाती कर रही है और ये सभी रडार दोस्तों भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जिससे कि दुश्मन के ड्रोन, खासकर की स्वार्म्स ड्रोन, उनको समय रहते पहचान कर खत्म किया जा सकेगा। इसमें 3 तरीके के रडार आ रहे हैं, जिसमें कि पहला है लो लेवल लाइट वेट रडार इनहांस, जिसकी 45 यूनिटें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा है एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार ड्रोन डिटेक्टर, इसकी भी 48 यूनिटें खरीदी जाएंगी। और तीसरा है लो लेवल लाइट वेट रडार इंप्रूव्ड, जिसकी 10 यूनिटें खरीदी जाएंगी। दरअसल दोस्तों, छोटे और स्टेल्थ ड्रोन्स को जो परंपरागत रडार हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए अब नए रडार सिस्टम डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो कि इन्हें पहचान सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और तुरंत फायरिंग यूनिट को डेटा दे सकते हैं। इन सभी रडारों को, जैसे मैंने बताया, कि आकाश तीर C2 नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे हमारे जो एयर डिफेंस गन्स हैं, साथ ही जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको रियल टाइम टारगेटिंग मिलेगी। दुश्मन के ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट्स पर तेज, सटीक और एक कोऑर्डिनेटेड जवाब उन्हें दिया जा सकता है। इन रडारों का निर्माण दोस्तों बेल और डेटा पैटर्न जैसी कंपनियां कर रही हैं। दोस्तों, DRDO की GTRE ने पहली बार आफ्टर बर्नर लगे कावेरी डेरिवेटिव इंजन को सबके सामने प्रदर्शित किया है और ये भारत के अपने फाइटर जेट इंजन बनाने के सपने में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, ये जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है, ये इंजन पुराने कावेरी GTX 35VS का बदलावा रूप है। बिना आफ्टर बर्नर वाला KD पहले ही 49 से 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट दे चुका है। अब आफ्टर बर्नर जोड़ने से ये इंजन 73 से 80 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसकी ताकत अमेरिकी GF404 के बराबर मानी जा रही है, जो इस समय तेजस मार्क 1 को पावर दे रहा है। दोस्तों, आफ्टर बर्नर में ईंधन अधिक बर्न होता है और इंजन की ताकत अचानक कई गुना बढ़ाई जाती है। इससे हल्के फाइटर जेट जैसे कि तेजस को जरूरी ताकत मिल सकती है और इवन ये हमारे UCAV और घातक जैसे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल होगा और इसका बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं, क्योंकि आफ्टर बर्नर लगाना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर झेलने के लिए नए मटेरियल्स और डिजाइन चाहिए होगा। इसके अलावा टेस्टिंग की बात की जाए तो अभी तक इंजन की ज्यादातर जमीन पर टेस्टिंग हुई है। उड़ान में लगातार परफॉर्मेंस साबित करना अभी बाकी है। इसके अलावा आफ्टर बर्नर से इंजन की गर्मी और जो धुआं है वो बढ़ता है, जैसे कि दुश्मन आसानी से इन्हें पकड़ सकता है। इवन इसमें ईंधन की खपत और बढ़ती है। हालांकि दोस्तों, अगले 2 सालों में इस इंजन को पुराने तेजस LSP विमान पर उड़ाकर देखा जाएगा और अगर दोस्तों ये इंजन सफल रहता है तो भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 180 से ज्यादा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को अपना खुद का इंजन मिल जाएगा और भविष्य में 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला कावेरी 2.0 इंजन भी बनाया जा सकता है। ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा और भारत को इंजन एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा। वहीं दोस्तों, DRDO और भारतीय सेना मिलकर एक बड़ा स्टेप उठा रही है। दरअसल आधुनिक युग में आप सबने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मिसाइलें या टैंकों से ज्यादा सस्ते ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वार्म अटैक सबसे बड़ा खतरा बन गया और इन पर करोड़ों की मिसाइल चलाना घाटे का सौदा है। यही वजह है कि DRDO और भारतीय सेनाएं मिलकर अब एक ऐसा हथियार बना रही है जो कि कम खर्च में इन खतरों को खत्म कर पाएगा। यहाँ पर दोस्तों, भारत की जो स्ट्रैटेजी है, खास करके इस तरीके के ड्रोन्स के खिलाफ, उसमें भारत अपने लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल DRDO ने अभी हाल ही में मार्क 2A लेजर DEW का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। ये सिस्टम ड्रोन, स्वार्म और दुश्मन के सेंसर्स को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। इसकी लागत कुछ लीटर पेट्रोल जितनी है। इवन भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 30 किलोवाट लेजर छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए और 100 किलोवाट लेजर क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। इवन सेना ने पहले ही भारतीय कंपनी से स्वार्म ड्रोन्स खरीदे हैं। यहाँ पर दोस्तों, लेजर हथियार जो है उसका खर्चा बहुत ही कम आता है और यही भविष्य है सस्ते खतरों का सस्ता जवाब। मतलब साफ है कि DRDO और भारतीय सेनाएं अब ऐसे सिस्टम को तैयार कर रही है जिनसे देश कम खर्च में भी सुरक्षित रह सके। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर लगाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को 350 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जाम करना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त हासिल करना। दरअसल दोस्तों, ये जो एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर है, ये 0.5 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक की पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज पर, जिसमें कि लो फ्रीक्वेंसी सर्विलांस रडार से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी फायर कंट्रोल रडार्स है, इन सब में काम करेगा। ये खुद ही रडार वार्निंग देगा, बाहरी सेंसर्स पर निर्भर नहीं रहेगा। इवन एयरक्राफ्ट की स्पीड, ऊंचाई और परफॉर्मेंस पर कोई असर भी नहीं डालेगा। साथ में ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा ताकि फॉरवर्ड बेस पर आसानी से ऑपरेट और मेंटेन इसे किया जा सके। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर क्यों लगाया जा रहा है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन ये है कि बड़े पेलोड और पावर को सपोर्ट कर सकते हैं। वो ज्यादा देर तक हवा में रहकर मिशन को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। फाइटर जेट्स की तुलना में ज्यादा दायरे में इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतनी वाइड फ्रीक्वेंसी कवर करने के लिए एडवांस एंटीनास और हाई पावर एम्पलीफायर्स चाहिए। कूलिंग और पावर मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत होती है और भारी EW पेलोड से फ्लाइट परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।
इवन दोस्तों यहाँ पर DRDO का DLRL इसे बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हालांकि विदेशी कंपनियां जैसे कि रेथियन और एल्बिट पहले से ही इस टेक्नोलॉजी को बनाती है, पर ऐसे में इनका कस्टमाइजेशन करना जरूरी होगा। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ फाइटर जेट्स पर नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन्स लगाएगी। इससे वायुसेना दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत दूर से ही जैम कर पाएगी और यहाँ पर भारत को एयर डोमिनेंस भी मिलेगी। वहीं दोस्तों आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सबको लगा था कि ये 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन देखिए ईरान इराक युद्ध भी 10 साल तक चला। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन ये तो 4 दिन के मैच जैसे खत्म हो गया। असली बात यह है कि युद्ध कभी भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उन्होंने बताया कि हमें हमेशा ये सोचना होगा कि लंबे युद्ध के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस हो। आजकल युद्ध को प्रभावित कर रहा है लो कॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, यानी कि छोटे भी बड़े दुश्मन को आप रोक सकते हैं। तकनीक हर दिन बदलती जा रही है। अगर आज हथियार 100 किलोमीटर तक मार सकते हैं तो कल 300 किलोमीटर तक पहुंचना होगा। दुश्मन की तकनीक बढ़ रही है तो हमें उनसे आगे रहना पड़ेगा। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स का मिराज फाइटर जेट आज सरगोदा के पास क्रैश हो गया। यह हादसा तब हुआ जब जेट मिड एयर स्टॉल से रिकवर नहीं कर पाया। दोस्तों पाकिस्तान के पुराने मिराज फाइटर जेट्स को अक्सर विडो मेकर कहा जाता है। 2012 से अब तक कम से कम 15 मिराज जेट उनके क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 9 पायलटों की मौत हो गई है। दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अब DRDO के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल कावेरी डेरिवेटिव इंजन ने एक्सीलरेटेड सिमुलेटेड इंड्योरेंस मिशन टेस्ट पास कर लिया है, जिससे साफ हो गया है कि ये इंजन भारत के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन यानी कि UCAF RSPA के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टेस्टिंग में इंजन को असली मिशन जैसी परिस्थितियों से गुजारा गया, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की गई। पहला, रैपिड थ्रोटल साइकिलिंग, जिसमें कि UCAF के लॉइटर स्ट्राइक लॉइटर मिशन को दोहराया गया। ऐसे में इस इंजन ने तुरंत और स्थिर प्रतिक्रिया दी। दूसरी जो जांच की गई वो थी थर्मल साइकिलिंग, इंजन को तेज गर्मी और ठंडक के दबाव में चलाया गया। तीसरा था यहाँ पर हाई एंड्योरेंस क्रूज रन, 35,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 0.9 की स्पीड पर लंबी दूरी की फ्लाइट सिमुलेट की गई। इस दौरान इंजन ने बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई, जिससे कि UCAF की रेंज 1600 नॉटिकल माइल से ज्यादा होगी। चौथा था IR सप्रेशन, जिसमें कि इंजन की नोजल और हॉट सेक्शन पर खास कोटिंग की गई। इससे इंजन का हीट सिग्नेचर बेहद कम हुआ, यानी कि दुश्मन के IR गाइडेड हथियारों से बचना संभव हो पाया। कहा जा रहा है कि रशिया के IL-76 टेस्ट बेड पर इसके उड़ान परीक्षण शुरू होने वाले हैं। इससे दोस्तों भारत के घातक UCAF प्रोग्राम को बड़ा बूस्ट मिलेगा और इसका स्टेल्थ डिजाइन प्लस IR सप्रेशन से ये ड्रोन दुश्मन के इलाकों में बिना पकड़े घुसकर मिशन कर पाएगा, बिना पायलट की जान जोखिम में डाले गहरे हमले और लंबी निगरानी भी कर पाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब स्टेल्थ UCAF इंजन टेक्नोलॉजी में क्लब ऑफ एलिट नेशंस की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम खरीदने की योजना बना रही है। ये सिस्टम होंगे टेथर ड्रोन्स, जिनमें कि हल्के एलनेट और कॉमेट सेंसर्स लगे होंगे। टेथर ड्रोन से लगातार पावर और सुरक्षित डेटा लिंक मिल पाएगा, जिससे कि अब बिना रुके लंबे समय तक निगरानी कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये सिस्टम नौसेना को समुद्र में बेहतर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन की आर्मी ने भारतीय कंपनी के टाटा शैनॉन पिकअप ट्रक को जंग में टेक्निकल व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। इन ट्रकों पर 100 साल पुरानी मैक्सिम मशीन गनें लगाई हैं, जिन्हें ड्रोन गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये जो टाटा शैनॉन ट्रक है वो एक मजबूत 4x4 व्हीकल है। भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करती है। यहाँ पर मैक्सिम गनें पुरानी जरूर है, लेकिन भरोसेमंद और तेज फायरिंग क्षमता वाली है। और ये सेटअप यूक्रेन को सस्ते और तेज तरीके से लो फ्लाइंग टारगेट को रोकने में मदद कर रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा इशू है। टाटा मोटर्स ने हालांकि सीधे बिक्री की पुष्टि यहाँ पर नहीं की है कि उन्होंने ये बेचा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ट्रक या तो यूरोप से रीएक्सपोर्ट हुआ है या फिर किसी निजी खरीद या सप्लाई चेन के जरिए यूक्रेन पहुंचा है। कुल मिलाकर ये दिखाता है कि युद्ध में जुगाड़ और किफ़ायती सॉल्यूशंस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके अलावा इसरो के प्रमुख वी नारायण जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने दिन रात काम करके सेना की मदद करी। इसरो ने अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से डेटा उपलब्ध कराया। सारे सैटेलाइट 24/7 काम करते रहे और जरूरी जानकारी सेना को देते रहे। इस मिशन में ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की अहमियत साफ दिखी। वहीं दोस्तों तुर्की ने अपने हरजेट फाइटर जेट में एक नई उपलब्धि दर्ज कराई है। हरजेट ने अपने सर्टिफिकेशन प्रोसेस में बड़ा कदम बढ़ाया है। अब इसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल चुका है। यह सर्टिफिकेट साबित करता है कि हरजेट का डिजाइन और प्रोडक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बन चुका है। ये तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री के लिए दोस्तों एक मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों नेपाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। केपी शर्मा ओली को सत्ता से बाहर निकालने को लेकर लोग सड़कों तक आ चुके हैं। उनकी संसद में भी अटैक हो गया है। बहुत सारी जगह आगजनी हो गई है। दरअसल दोस्तों ओली पर कई आरोप लग चुके हैं, जैसे कि चाइना के द्वारा
हुमला में घुसपैठ पर उसने चुप्पी साधी हुई है। चाइना से कर्ज लेकर कई प्रोजेक्ट्स में उसने हाथ मिलाया है। इवन बॉर्डर विवाद पर कमजोर रुख है उसका। हर चुनाव से पहले वो एंटी इंडिया बयानबाजी करता है और बार बार भारत के साथ काला पानी और लिपू लेक को लेकर प्रोपोगंडा चलाता है। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें वो नजरअंदाज कर रहा है। वहीं दोस्तों जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे उन्होंने कहा कि ये देश जेन जेड का देश है, नेता भ्रष्ट हो चुका है और अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारी पीढ़ी से होना चाहिए। नेपाल फिर उठेगा, नेपाल किसी के सामने नहीं झुकेगा। यहाँ पर एक और बड़ी दुखद घटना सामने आई है जिसमें कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा और उनकी पत्नी पर अचानक से हमला किया गया जिसमें कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। भारत सरकार ने नेपाल यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है और भारतीयों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। हालात बिगड़ते हुए देख नेपाल के चीफ सेक्रेटरी, आर्मी चीफ, पुलिस और प्रशासन ने जनता से शांति की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो चल रहा है बालेन शाह का। बालेन शाह दोस्तों छात्र आंदोलन को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए वो मशहूर माने जाते हैं। टाइम मैगजीन में उन्हें टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया गया और अब इन्हीं प्रदर्शनों ने सरकार को गिरने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।